नमस्कार। आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहते हैं। और ये कहानी मतलब किसी एक दिन या एक घटना से शुरू नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। मुगल सल्तनत के बिखरने से लेकर एक ट्रेडिंग कंपनी के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने तक। बिल्कुल। और इन स्रोतों का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये है कि ये कहानी को एक सीधी लकीर में नहीं देखते। हाँ, ये दिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे फैसले, लालच और साजिशें मिलकर एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर देती हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन घटनाओं के पीछे छिपे क्यों को समझें। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। मुगल साम्राज्य जो कभी पूरे भारत पर राज करता था, अब बिखर रहा था। हाँ, 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली का तख्त बहुत कमजोर हो गया था। और जब केंद्र में सत्ता कमजोर होती है तो एक खालीपन, एक वैक्यूम बन जाता है। सही कहा। इन नोट्स में एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, शक्ति शून्य। और इसे भरने के लिए कई ताकतें आगे आईं। एक तरफ मराठे थे तो दूसरी तरफ विदेशी ताकतें। इसी बीच वो 1739 में नादिर शाह का हमला। हाँ, जो दिल्ली लूटकर चला गया। और फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को ऐसी हार दी कि उनका सपना ही टूट गया। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण है। कहा गया है कि पानीपत की लड़ाई ने ये तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय कर दिया कि कौन राज नहीं करेगा। और वो थे मराठे। बिल्कुल। और इसी मौके का फायदा उठाया यूरोपीय कंपनियों ने, जो आई तो व्यापार करने थीं, लेकिन उनकी नजरें यहाँ की सियासत पर थीं। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सब थे। लेकिन असली टक्कर हुई ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और 1760 की वांडीवॉश की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर अपना रास्ता मतलब एक तरह से साफ कर लिया। तो यहाँ से शुरू होता है एक कंपनी का व्यापार से साम्राज्य तक का सफर। और इसकी पहली और सबसे अहम सीढ़ी थी बंगाल। बंगाल, हाँ। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन क्या ये वाकई एक लड़ाई थी? ये सवाल ही सबसे जरूरी है। इन स्रोतों के मुताबिक ये लड़ाई कम और एक सौदा ज्यादा थी। सौदा? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। और कमाल की बात यह है कि जिसे हम प्लासी की लड़ाई कहते हैं, उसमें कुछ घंटों की झड़प में 20 से भी कम अंग्रेज सैनिक मारे गए। बस। हाँ, ये युद्ध मैदान में नहीं बल्कि एक तंबू के अंदर साजिश से जीता गया था। भारत की किस्मत का फैसला कह सकते हैं तलवारों से नहीं, धोखे से हुआ। लेकिन बक्सर की लड़ाई अलग थी, है ना? 1764 में जो हुई। हाँ, बक्सर एक असली सैन्य जीत थी। वहाँ हेक्टर मुनरो की सेना ने 3 बड़ी ताकतों को एक साथ हराया। 3 ताकतें? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इस जीत के बाद तो दिल्ली का बादशाह भी अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। और फिर उन्होंने बंगाल में वो द्वैध शासन लागू किया। हाँ, द्वैध शासन। ये द्वैध शासन क्या था? सुनने में तो बड़ा जटिल लगता है। इसे आसान भाषा में समझिए। ये कुछ ऐसा था कि पैसा वसूलने का काम यानी दीवानी वो कंपनी करेगी। अच्छा। लेकिन सड़कें, स्कूल और सुरक्षा की जिम्मेदारी यानी निजामत वो नवाब की होगी। जिसके पास अब पैसा ही नहीं था। बिल्कुल। यानी कंपनी के पास सारी मलाई थी और नवाब के हिस्से सिर्फ डांट फटकार। ये बिना जिम्मेदारी की ताकत थी। और इसका नतीजा 1770 का भयानक बंगाल अकाल। सही। तो एक बार जब उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया तो क्या वे वहीं रुक गए? जाहिर है नहीं। इन स्रोतों के अनुसार बंगाल तो बस एक शुरुआत थी। बिल्कुल, बस शुरुआत। उनका अगला कदम था कूटनीति और चालाकी से पूरे भारत पर कब्जा करना। इसके लिए उन्होंने 2 बड़े हथियार बनाए। पहला था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। सहायक संधि? ये तो सुनने में ही एक जाल लगती है। मतलब अपनी ही सुरक्षा के लिए किसी और की सेना रखो और उसका खर्चा भी दो। क्या राजाओं ने इसका विरोध नहीं किया? शुरुआत में किया, लेकिन तब तक अंग्रेज इतने ताकतवर हो चुके थे कि आपके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। हैदराबाद के निजाम ने इसे सबसे पहले स्वीकार किया और यहीं से एक एक करके रियासतें अपनी आजादी खोती चली गई। एक तरह का मीठा जहर था ये। बिल्कुल। और दूसरा हथियार तो और भी खतरनाक था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हाँ, व्यवगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद झांसी था। झांसी की रानी? हाँ, अंग्रेजों ने एक महिला शासक को सिर्फ इसलिए अयोग्य मान लिया
क्योंकि उनका अपना बेटा नहीं था और उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था। ये तो भारतीय परंपराओं पर सीधा हमला था। सिर्फ जमीन हड़पने की नीति नहीं थी, ये सम्मान पर हमला था। और इसी अपमान की आग ने 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को एक योद्धा बना दिया। सतारा, नागपुर, अवध, एक एक करके राज्यों को निगल लिया गया। तो अंग्रेजों ने अपनी सत्ता जमा ली, लेकिन हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अब बात करते हैं उन पहली चिंगारियों की जो जंगलों और खेतों से उठी। हाँ, आम लोगों पर इसका असर बहुत भयानक था। उन्होंने जमीन से ज्यादा पैसा निचोड़ने के लिए 3 अलग अलग लगान व्यवस्थाएं बनाई। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, दक्षिण में रैयतवाड़ी और पंजाब में महालवाड़ी। हाँ, ये 3 अलग अलग सिस्टम क्यों? मतलब क्या इसके पीछे कोई खास सोच थी? ये अंग्रेजों की सोच को दिखाता है। उनकी कोई एक नीति नहीं थी, उनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लगान। अच्छा, बंगाल में जहां उन्हें पुराने जमींदार मिले, उन्होंने उन्हीं को अपना पार्टनर बना लिया। लेकिन दक्षिण में जहां जमींदार उतने मजबूत नहीं थे, उन्होंने सीधे किसानों से डील की। उनका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा था, तरीका कोई भी हो। और नतीजा ये हुआ कि भारतीय खेती बर्बाद हो गई। और सिर्फ खेती ही नहीं, इन स्रोतों में विद्युतीकरण की भी बात है। ढाता का मलमल जो पूरी दुनिया में मशहूर था, वो खत्म हो गया। हाँ, भारत को सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बना दिया गया। जो यहाँ से कपास इंग्लैंड भेजता था और वहीं से बना हुआ कपड़ा वापस खरीदता था। इसी को दादा भाई नौरोजी ने धन का निकास या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था। उन्होंने अपनी किताब में समझाया था कि कैसे भारत का पैसा तनख्वाह, पेंशन और मुनाफे के तौर पर लगातार इंग्लैंड जा रहा था और भारत को अंदर से खोखला कर रहा था। और इसी शोषण के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। संथाल और बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी विद्रोह हुए, क्योंकि उनके जल जंगल जमीन छीने जा रहे थे और बंगाल में नील की खेती के खिलाफ किसानों ने बगावत कर दी। ये विद्रोह भले ही स्थानीय थे और उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इन्होंने एक परंपरा शुरू की कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, और यही चिंगारियां थीं जिन्होंने आगे चलकर 1857 की आग को हवा दी। 1857 का महाविद्रोह, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। डलहौजी की नीतियां, आर्थिक शोषण, सैनिकों से भेदभाव, गुस्सा तो सालों से जमा हो रहा था। और इस बड़े तूफान की वजह बनी एक छोटी सी अफवाह कि नई राइफल के कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इसने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की आस्था पर सीधी चोट की। और जो गुस्सा सालों से सुलग रहा था, वो मेरठ से भड़क उठा। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह। ये विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर फैला, लेकिन ये असफल रहा। क्यों? वजह कई थीं। कोई एक केंद्रीय नेता नहीं था, आधुनिक हथियारों की कमी थी और शायद सबसे बड़ी बात, क्या भारत का पढ़ा लिखा तबका और कई रजवाड़े इससे दूर रहे। उन्होंने इसे पुरानी व्यवस्था को वापस लाने की कोशिश के तौर पर देखा। लेकिन क्या इसे पूरी तरह से असफल कहना सही है? इन स्रोतों में एक बिंदु ये भी है कि भले ही विद्रोह हार गया, पर इसने कंपनी राज को खत्म कर दिया और पहली बार एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। तो उस हिसाब से तो ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत थी, है ना? बहुत सही सवाल है। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब भारत पर राज करना पहले जैसा आसान नहीं होगा। नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को और तेज कर दिया। और शायद इसी चेतना से जन्म हुआ संगठित राष्ट्रवाद का। हाँ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कमाल है कि एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने ही इसकी स्थापना की थी। हाँ, ताकि भारतीयों के गुस्से को बाहर निकलने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व मिल सके। लेकिन जल्द ही ये संस्था भारतीयों की आवाज बन गई। शुरुआत में इसमें नरम दल के नेता थे। हाँ, जैसे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, जो याचिकाओं और प्रार्थनाओं में यकीन रखते थे। मतलब 3P, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। लेकिन जल्द ही एक नई पीढ़ी आई, गरम दल की, जिन्हें ये तरीका पसंद नहीं था। बिल्कुल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उनका मानना था कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। तिलक का नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा पूरे देश में गूंजने लगा। और फिर 1915 में एक ऐसे व्यक्ति की भारत वापसी हुई जिसने इस पूरी लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का आना एक निर्णायक मोड़ था।
वो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके आए थे। भारत आते ही उन्होंने सीधे राजनीति में कूदने की बजाय पहले पूरे देश का दौरा किया, जमीनी हकीकत को समझा। और फिर उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में छोटे छोटे आंदोलन किए जो सफल रहे, और इन सफलताओं ने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। उनके आंदोलनों की खास बात क्या थी? वो पहले के आंदोलनों से अलग कैसे थे? सबसे बड़ा फर्क था जन भागीदारी। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को कुछ पढ़े लिखे लोगों की बैठक से निकालकर गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचा दिया। उन्होंने आम आदमी को इस लड़ाई से जोड़ा। किसान को, मजदूर को, महिलाओं को, सबको। और उनका हथियार था सत्याग्रह, यानी सत्य और अहिंसा की ताकत। 1920 का असहयोग आंदोलन इसी का पहला बड़ा प्रयोग था। हाँ, खिलाफत के मुद्दे को साथ लेकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल पेश की। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। ऐसा लगा जैसे पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ है। लेकिन 1922 में चोरी चौरा की एक हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, जिसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। हाँ, हुई थी। इसी दौर में एक और धारा भी तो चल रही थी, क्रांतिकारियों की। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो गांधी जी के रास्ते से सहमत नहीं थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि आजादी बलिदान मांगती है। उन्होंने HSRA की स्थापना की और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। नहीं, वो एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, जहां किसानों और मजदूरों का राज हो। ये दोनों रास्ते, गांधी का अहिंसक सत्याग्रह और क्रांतिकारियों का बलिदान, समानांतर चल रहे थे। अगला बड़ा पड़ाव था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसकी शुरुआत हुई दांडी मार्च से। हाँ, नमक जैसी साधारण सी चीज को विरोध का प्रतीक क्यों चुना गया? यही तो गांधी जी की खूबी थी। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर गरीब अमीर की जरूरत थी, और सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा रखा था। तो नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के अन्याय को बहुत ही सरल तरीके से पूरे देश के सामने रख दिया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की घोषणा थी। अब हम अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और उसने अंग्रेजों को कमजोर कर दिया था। युद्ध ने हालात बदल दिए। अंग्रेजों को भारत के समर्थन की जरूरत थी। तो 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, जो असफल रहा। गांधी जी ने उसे एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और इसी की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया, जो एक तरह से अंग्रेजों के लिए अंतिम चेतावनी थी। इन नोट्स में दो और घटनाओं पर बहुत जोर दिया गया है जिन्होंने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। एक तो INA मुकदमा और दूसरा नौसेना विद्रोह। ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अफसरों पर लाल किले में मुकदमा चला, तो पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया। इसने ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों की वफादारी पर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। और शायद जो आखिरी कील साबित हुई वो थी फरवरी 1946 की नौसेना विद्रोह। हाँ, आयन म्यूटिनी। जब बॉम्बे में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी, तो अंग्रेजों को ये साफ संदेश मिल गया कि अब वे अपनी सेना पर भी भरोसा नहीं कर सकते। जिस सेना के दम पर उन्होंने 200 साल राज किया, अब वही उनके हाथ से निकल रही थी। अब उनके पास भारत छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और अंत में माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आजादी मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। देश का बंटवारा। हाँ, 15 अगस्त 1947 को 190 साल की गुलामी का अंत तो हुआ, लेकिन ये आजादी विभाजन की त्रासदी, लाखों लोगों के विस्थापन और सांप्रदायिक दंगों का दर्द साथ लेकर आई। एक अधूरी खुशी थी। हाँ, कह सकते हैं। तो ये थी आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी, जैसा कि इन स्रोतों में दर्शाया गया है। ये यात्रा एक बिखरे हुए महाद्वीप से शुरू होकर एक कंपनी के राज, उसके शोषण और फिर उसके खिलाफ अलग अलग तरीकों से हुए संघर्ष से होते हुए आजादी तक पहुंचती है। इन स्रोतों का जो अंतिम निष्कर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि आधुनिक भारत का इतिहास केवल संघर्ष और आंदोलन की कहानी नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक विकास और एक राष्ट्र के निर्माण की यात्रा भी है। बिल्कुल। 1857 के बाद से लेकर 1935 के अधिनियम और अंत में स्वतंत्र भारत के संविधान तक ये प्रक्रिया लगातार पर्दे के पीछे चलती रही। तो ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता